बच्चों लास्ट हमने यूनिट में बेसिकली मेथड स्टडी को समझ लिया था और उसके ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, उस पर काम कैसे करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, जो मेथड स्टडी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। देखो, ऑब्जेक्टिव की बात करें या एम की बात करें, वो यही है कि हमारा काम है फाइनली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ती कैसे है, उन चीज़ों की बात करना, वो कहलाता है उसका ऑब्जेक्टिव। देखिए, अब हमने मेथड स्टडी में बात की थी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, उसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है, मतलब जो प्रेजेंट टेक्निक है उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे मार्केट में जो आपका प्रोडक्ट है उसमें और एडवांस करके लो कॉस्ट में और आप प्रोडक्ट में की डिमांड बढ़ा सके मार्केट के अंदर। तो ये तो बात थी हमारे प्रोडक्शन टेक्निक की कि भाई हम एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की टेक्निक का अध्ययन हमने कर लिया और उस अध्ययन में क्या क्या कमी आई, हमें क्या क्या महसूस हुआ कि और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके हम मार्केट में कम कॉस्ट के अंदर यही प्रोडक्ट दोबारा से लॉन्च कर सकते हैं और प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, डिमांड को बढ़ा सकते हैं मार्केट के अंदर। तो ये तो स्टडी थी ऑब्जेक्टिव, यानी आपकी जो प्रोडक्शन है यानी आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर। दूसरा हमने लेबर के ऊपर देखा था कि भाई लेबर के ऊपर आप स्टडी करिए, मेथड स्टडी करिए कि हो सकता है कि आपकी लेबर जो है वो गड़बड़ कर रही है। तो ये सारा का सारा इन दोनों को हमने क्या करना है, यानी प्रोडक्ट की जो टेक्निक थी, दूसरा जो लेबर की टेक्निक थी यानी लेबर की जो काम करने की तकनीकी थी, हम अब उन दोनों का कंक्लूजन निकालेंगे कि उन दोनों में क्या गड़बड़ी चल रही है। तो देखिए वही करेंगे। तो सबसे पहले हम ये भी हो सकता है कि वर्कर ठीक काम कर रहा हो, वर्कर अच्छा काम कर रहा हो, टेक्निक भी ठीक हो, लेकिन उसमें दिक्कत आ रही हो। दिक्कत क्या आ रही हो कि जो आपकी कंपनी यानी जो आपका डिज़ाइन है, यानी जो आपने जो मशीन जहाँ पे रखी है, यानी प्लांट का जो लेआउट है या प्लांट की आपने डिजाइनिंग सही नहीं करी। कहने का मतलब ये है कि एक ऑपरेशन तो इस वाली मशीन पे हो रहा है, दूसरा आपका कहीं दूर हो रहा है। तो उससे क्या है, जो वर्कर है उसकी एफर्ट तो ज़्यादा हो रही है और एफर्ट ज़्यादा होने के चक्कर में जल्दी वर्कर आपका थक भी जा रहा है और वो उतनी एफर्ट तरीके से वो काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस मशीन को यहाँ से प्रोडक्ट उठाता है दूसरी जगह ले जाता है, तो उसकी एफर्ट में भी दिक्कत हो रही है और वो उतना सुटेबल तरीके से काम नहीं कर पाता। तो हमें जो एरर पता चलती है वो एरर है, यानी हमने जो डिज़ाइन की है यानी हमारी डिज़ाइनिंग में दिक्कत है, हमने डिज़ाइन सही नहीं करा और ना प्लांट का लेआउट सही से तैयार किया। तो ये हो सकता है कि जो आपकी टेक्निक ठीक हो, वर्कर भी ठीक काम कर रहा हो, लेकिन आपका जो आपकी कंपनी का लेआउट है या उसका डिज़ाइन है वो प्रॉपर सही नहीं है। तो ये भी हमें मेथड स्टडी से पता चल जाता है कि भाई जब हमने सब कुछ देख लिया, वर्कर भी ठीक काम कर रहा है, मशीनें ठीक काम कर रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, यानी वर्कर की एफर्ट ज़्यादा हो रही है। वो इस वजह से हो रही है क्योंकि डिज़ाइन सही नहीं है आपकी कंपनी का और प्लांट का लेआउट सही नहीं बना हुआ है। तो हम मेथड स्टडी में ये सारी स्टडी कर लेते हैं और उस हिसाब से बाद में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात आती है कि अब वर्किंग कंडीशन इंप्रूवमेंट हो जाती है। भाई जब हमने ये भी चीज़ें अब सब चीज़ सही कर ली, डिज़ाइन सही कर लिया, आपने डिज़ाइन सही कर लिया, प्लांट का लेआउट सही कर लिया, तो यानी वर्किंग कंडीशन भी क्या हो जाएगी, उस वर्कर के लिए सुटेबल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जब हम बढ़ती चली जाएगी तो हमारे काम करने की क्षमता बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यही बात करें, यानी कहने का मतलब ये है कि डिज़ाइन बिल्कुल सही करना पड़ेगा आपको, प्लांट लेआउट बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा, वर्किंग कंडीशन भी बिल्कुल सेट करनी पड़ेगी। मेथड स्टडी में यही सारी चीज़ें हम अध्ययन करते हैं कि हमें प्लांट का लेआउट कैसे रखना है, डिज़ाइन कैसे तैयार करना है, वर्किंग कंडीशन कैसी रखनी है वर्कर के लिए, ताकि वो इजीली आराम से आपका काम करता रहे। यानी ये सारी चीज़ों की हमने पहले स्टडी करनी है कि हमने मशीन कौन सी कहाँ पे रखनी है, वर्क मटेरियल कहाँ रखना है, आपका जो वर्क जो कच्चा माल आएगा यानी जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ पे रखना है, कहाँ से उसकी दूरी कितनी है वहाँ तक लाने की मशीन तक, और जो वर्किंग कंडीशन फेवरेबल है भी या नहीं, यानी जो कंपनी है, कंपनी में काम करने के लिए लोगों की सेफ्टी है या नहीं है, फ्लो मटेरियल यानी जहाँ से आपका मटेरियल आता जाता है उसकी वो सही रास्ता है या नहीं है, मटेरियल की हैंडलिंग आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि मटेरियल कब खत्म होने वाला है, कच्चा माल खत्म होने वाला है, उससे पहले ही आपके पास स्टॉक आ जाना चाहिए। तो मटेरियल हैंडलिंग आपके पास होनी चाहिए। ऑपरेटर के एफर्ट को आपको कम से कम करना है, ठीक है। ह्यूमन ऑपरेटर की एफर्ट कम होगी तो ह्यूमन एफर्ट कम होगी, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। दो बार लिखा हुआ है लेकिन ये दोनों एक ही चीज़ है। चलिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप ये देख लोगे कि भाई ये सारी चीज़ें तो हो गई, आपने लेआउट सही मतलब मेथड स्टडी में अध्ययन कर लिया, भाई आपको कंपनी में ये मशीन जो है यहाँ पे रखनी है, रॉ मटेरियल वहाँ से आना है, इस मशीन के बाद दूसरा ऑपरेशन इस वाली मशीन पे होगा, इसकी इतनी दूरी है। जब ये प्लांट लेआउट और डिजाइनिंग बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे तरीके से हो जाएगी तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो वर्कर होता है वो काम लगातार जब मशीन के ऊपर करता है तो उसे आपको क्या करना है, कुछ छूट भी देनी है, अलाउंस भी देने। उन्हें बोलते हैं
डियरेंस अलाउंस, उसमें क्या होता है आपके जो जब कंपनी का वर्कर जब सुबह आता है तो उसकी एनर्जी लेवल हाई होता है, धीरे धीरे जब वो मशीन पे काम करता रहता है तो उसकी जो एनर्जी का लेवल है वो डाउन होता रहता है। अब आपको क्या करना है, उसकी जो अंदर जो भी काम करने की एफर्ट है उसे लगातार इंप्रूव करना है। इंप्रूव कैसे करेंगे, उसे एनर्जेटिक करते रहेंगे। उसमें क्या करेंगे, आप ऐसे बीच बीच में जाके मतलब आपको करना ये है कि उसे अलाउंस दे दें। बीच बीच में जाके आप कहो कि भाई आप इतने प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, और आप अपने या तो घर चले जाओ इतने प्रोडक्ट बना के। उससे क्या होगा, वो उसे आपने अलाउंस दे दिया, वो बड़ी तेजी से काम करेगा, घर जाने की इच्छा रहेगी। दूसरा आप ये कह सकते हो कि जैसे आपने कि भाई 200 आप 200 यूनिट बनाओ और उसके बाद आपको कोल्ड ड्रिंक ऑफर होगी। ये सब सारे के सारा अलाउंस है, ठीक। आप ये कह दो कि आप जैसे भाई आपने 200 प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, आपने कभी चाय का ऑफर कर दिया, कभी उसे इंसेंटिव में कुछ पैसे दे दिए, तो ये सारे के सारे आएंगे उसके डियरेंस अलाउंस में, जिससे उसकी एफर्ट बढ़ जाएगी। तो हमारा काम ये है कि ह्यूमन एफर्ट का बेहतर यूटिलाइजेशन करना, फुल एनर्जी के साथ आपका वो व्यक्ति काम कर सके, ऑपरेटर काम कर सके। यदि वो फुल एफर्ट से बेहतर तरीके से काम करेगा तो जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव रहेगी, ठीक है, इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। तो यही सारा का सारा चीज़, यही ऑब्जेक्टिव है। जब आपके प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी आपकी जो मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो हमारा काम फाइनली यही है कि आपको प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, बेहतर प्रोडक्ट यानी बेहतर टेक्निक का यूज़ करके लो कॉस्ट में प्रोडक्ट तैयार करना और मार्केट में उसकी डिमांड को बढ़ाना, ठीक है, जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़ सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक। ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है मेथड स्टडी का। देखिए जो मेथड है इसका, वो बेसिकली जो इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसने 6 पॉइंटों में कैटेगराइज किया है। वो कहती है कि मेथड स्टडी क्या है। मेथड स्टडी बेसिकली क्या है, हम ओवरऑल कंपनी का एक ओवरव्यू तैयार कर लेते हैं अपने दिमाग में, पेपर पर पूरी स्टडी कर लेते हैं। कंपनी सेटअप करने से पहले हमें पूरी मेथड स्टडी को समझना होगा, यानी कंपनी के अंदर कैसे कैसे लोग काम करेंगे, कैसे कहाँ कहाँ पे मशीनें होंगी, कंपनी का लेआउट क्या होगा, ये सारी चीज़ें ही मेथड स्टडी में उसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना होता है, यानी सिलेक्शन, आप सबसे पहला पॉइंट है सिलेक्शन, यानी हमने क्या करना है, ये दोनों चीज़ों में काम आता है। जब आपने कंपनी स्टार्ट करने से पहले और कंपनी जब स्टार्ट हो जाती है, जब आपके प्रोडक्ट मार्केट में चलते रहते हैं। यदि बात करिए, चले कंपनी आपकी सेटअप हो गई और जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च है, तो जब कंपनी आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च है तो आपको फिर भी ये देखना है कि भाई जब कंपनी आपका प्रोडक्ट चल रहा है, शैम्पू की ही बात करेंगे, यदि आपका शैम्पू मार्केट में चल रहा है तो थोड़े टाइम बाद उसकी डिमांड कम होने लगती है। अब आप यदि उसमें चेंज नहीं करेंगे, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, एडिशनल बेनिफिट ऐड नहीं करेंगे, तो मार्केट में उसकी धीरे धीरे डिमांड कम होती चली जाएगी, क्योंकि मार्केट में और कंपनी को भी शैम्पू आ रहा है। तो हमने क्या करना है, उसके बीच बीच में मेथड स्टडी करनी है। उस मेथड स्टडी में क्या होगा, आपको उस टेक्निक को प्रॉपर्ली एनालाइज करना होगा, समराइज करना होगा, कैटेगराइज करना होगा, फुल्ली प्रॉपर्ली उसे समझकर आपको उस टेक्निक में कुछ इंप्रूवमेंट करके कम से कम प्रोडक्ट में, आपको कम से कम कॉस्ट में आपको प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है और उसकी डिमांड को बढ़वाना है। अब देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिमांड को बढ़वाना। देखो बेटा, डिमांड को बढ़वाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे अलग अलग चीज़ें हैं, देखिए जब मार्केट में सपोज करिए आपने एक नई कंपनी लॉन्च की, जब आपने नई कंपनी लॉन्च की तो उसमें आपने प्रोडक्ट बनाया, चलिए शैम्पू ही बनाया, तो आप पहले से बहुत सारी कंपनी के शैम्पू आ रहे हैं, हेड एंड शोल्डर, चिक, क्लिनिक प्लस हो गए तो और डब हो गए, तो ये इतने मार्केट में इतने शैम्पू हैं, तो बहुत सारे टाइप के शैम्पू हो गए। अब आपको भी शैम्पू लॉन्च करना है, तो आप कैसे मार्केट में अपनी वैल्यू को एस्टेब्लिश करेंगे, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक आती है। आप क्या करेंगे, मार्केट में सर्वे करेंगे और ये देखेंगे कि जो इस कॉलोनी में, मतलब कॉलोनी में जा जाके जो आपके मार्केट रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनसे आप पूछेंगे कि इस जो लोकेलिटी में किस शैम्पू की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वो देखेंगे। सपोज करिए यदि लोग ज़्यादातर डब यूज़ करते हैं, डब शैम्पू यदि वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमें ये देखना है कि इनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ है, उस शैम्पू के अंदर कौन कौन सी बेहतर क्वालिटीज़ है, उन्हें अपने शैम्पू में ऐड करना है और उससे कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड करना है यदि मार्केट, और उतनी ही कॉस्ट में जितना मार्केट में आपका दूसरा डब शैम्पू आ रहा है। तो ये सारा का सारा आपके सिलेक्शन पे ही डिपेंड करता है। तो ये सारा का सारा है एक सिलेक्शन। अब आपने वो तो ऐड कर दिया, लेकिन फिर भी लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, तो अब आपको क्या करना है, मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ शैम्पू बांटने हैं और लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना है, लोगों का भरोसा जीतना है। लोगों से फिर जब आपने किसी कॉलोनी के अंदर शैम्पू बांटा और आपने ये दावा किया कि ये डब से बेहतर है, तो आपको उसका 6 से 7 दिन बाद, 3 से 4 दिन बाद, 1 महीने बाद रिव्यू लेना है।
कि लोगों से कि इसका कैसा बेनिफिट रहा है। यदि उसमें वो पास हो जाते हैं, आप मार्केट सर्वे में पास हो जाते हैं, उसे बोलते हैं मार्केट सर्वे। तो मार्केट सर्वे में आप जब पूछेंगे लोगों से कि जी कैसा प्रोडक्ट रहा, हमारा जो प्रोडक्ट हमने दिया था आपको वो कैसा प्रोडक्ट रहा, क्या ये डव से बेहतर है, वो यूज़ करने पे वही लोग बता सकते हैं। ठीक, तो यदि मार्केट में आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है और उतने ही कॉस्ट में लोग डव शैम्पू से ज़्यादा आपके जो प्रोडक्ट है यानी शैम्पू है उससे बेहतर लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक, तो हम यही सारी चीज़ें कहलाती है सिलेक्शन। रिकॉर्ड द डाटा का मतलब है ये भी दोनों टाइम काम आता है, या तो आप जब फ्रेशरली कंपनी स्टार्ट कर रहे हो या स्टार्ट कर चुके हो। ठीक है, जब कंपनी आप स्टार्ट करने वाले होते हैं तो आपको क्या करना होता है, उस सारे डाटा को कलेक्ट करना होता है कि मार्केट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। यदि फ्रेश आपको कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो ये सारा का सारा आता है रिकॉर्ड में, यानी आपको सारा का सारा रिकॉर्ड इस्टेब्लिश करना है, कितने लोग क्या यूज़ करते हैं, कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके पास कौन सी शॉप है, किसकी प्रोडक्टिविटी किसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ये सारा का सारा आता है रिकॉर्ड द डाटा में। उसके बाद आता है वैल्यूएशन ऑफ द फैक्ट, मतलब आपको क्या करना है, उन फैक्ट्स को चेक करना है कि क्या वाकई, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यदि सपोज करिए डव शैम्पू की ही हम यदि बात करें, मार्केट में वो पहले से अवेलेबल है, तो आपको क्या करना, उसका प्रॉपर्ली आपको चेक करना, फैक्ट चेक करने कि क्या वाकई मतलब इन जो इस प्रोडक्ट में जो क्वालिटी दिखाई गई है क्या वो है भी प्रॉपर्ली या नहीं है। तभी आप अपने शैम्पू में उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा उतनी ही कॉस्ट में जितनी आपकी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि यदि वो लिखते तो इंग्रेडिएंट्स जो भी उसमें डाल